1% संविधान बदलेंगे। तो बीजेपी ने चलते चुनाव में 400 पार का नारा वापस लिया, जबकि शुरू में ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, पर बाद की हमने देखा 7 चरण में 400 पार गायब हो गया और इनको ये सफाई देना पड़ा कि हम संविधान नहीं बदल रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम आरक्षण वापस नहीं ले रहे हैं। उल्टे हर जगह जहां मोदी जी प्रचार करने गए, उन्होंने ये कहा कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी साइकिल छीन लेंगे, आपकी जमीन छीन लेंगे। तो एक भय तो और देश खतरे में, तो लोगों को लगा कि अमृतकाल 75 साल में देश खतरे में नहीं था, अचानक से देश खतरे में कैसे आ गया। तो बहुत सारी चीजों पे लोगों को बिलीव नहीं हुआ। सुभाष जी, कहीं आप कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन ने ओवरऑल भाजपा के कुछ ऐसे मुद्दों को जो नेगेटिव रूप में प्रचारित हो रहे थे, उसको धरातल पर बहुत सही, साइकोलॉजिकल रूप से बहुत सही मायने पे कहीं ना कहीं धरती पर ले गई? इतना नाम लिया गया और कांग्रेस का इतना नाम लिया जिसकी जरूरत नहीं थी। जो राहुल गांधी लगभग हाशिए पे जा रहे थे, जो कांग्रेस हाशिए पे जा रही थी, जो आप कांग्रेस मुक्त होने की बात कर रहे थे, आपने हर सभा में भर भर के जी हाँ, बहुत सही विषय आपने उठाया है। जैसे कि एशियन न्यूज ने 299 का आंकड़ा दिया था, वैसे ही यह भी एक बहुत सटीक विश्लेषण है कि इस बार 2014 के मुद्दे और 2019 के मुद्दों के साथ में रखकर और अगर आकलन किया जाए, इस बार 2024 के सभी चुनावी रैलियों में कहीं ना कहीं विपक्षी दल का, और विपक्षी दल में खासकर राहुल गांधी को बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, बहुत अत्यधिक नाम लिया गया, जो कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बन के उभरा है इंडी गठबंधन के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन के लिए। बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जैसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी सब मिलके जो है वो प्रचार कर रहे थे, तो इन्होंने उन दोनों को शहजादे करके संबोधित किया और जगह जगह फिर उन्होंने बोला ये बात, फिर उन्होंने शब्द को पकड़ लिया कि हम शहजादे हैं, पर कौन सा शहजादा जो है पैदल चलता है। इन्होंने बहुत सारी बातें की, हम जनता के दुख दर्द जानने चाह रहे हैं। तो जो बात नरेंद्र मोदी जी चूंकि सबसे बड़ा चेहरा थे, क्योंकि ये मोदी की गारंटी का चुनाव था, तो उन्होंने न्याय पत्र लाया और अपनी 25 गारंटी और 5 न्याय, और उसमें जो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए देंगे। ये जो मैं समझता हूं कि दौसा में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो भाषण दिया, जिससे उनको विड्रा करना पड़ा, वो एक बड़ी चूक थी कि आप जिस तरह से जातिगत बात कर रहे थे, धार्मिक बात कर रहे थे, वो उनको भारी पड़ा और इसको बीजेपी ने भी अच्छे से पसंद नहीं किया, संघ ने भी पसंद नहीं किया, और ये लगा कि यार ये तो चुनाव आते आते धर्म हिंदू मुस्लिम में बदल दे रहे हैं, जबकि आपका स्लोगन था सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल सटीक आप पॉइंट पर पहुंचते हुए, और आपने बहुत सही बात कही कि कुछ इस बार के 2024 के जो चुनावी मुद्दे थे, उसमें जो नरेशन सेट किया जा रहा था, कहीं ना कहीं बेपटरी होती हुई भाषणों में दिखाई दी एनडीए गठबंधन और खासकर बड़े चेहरे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं सीटों के तौर पर भुगतना पड़ रहा है भाजपा को। हालांकि भाजपा सरकार बनाती हुई दिख रही है, अभी तक के लगभग 12 से 14 राउंड के गिनतियां खत्म हो चुकी हैं, और अगला सवाल, बड़ा सवाल है जो मैं राजेश लाहौटी जी से पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा क्यों हुआ। साथ में एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है, मैं उसके पहले जो कि सभी इंडी अलायंस ने एक बहुत बड़ा धमकी के रूप में देशवासियों को, इलेक्शन कमीशन को दिया था, मैं इस पर एक सवाल करूंगा राजेश लाहौटी जी से, लेकिन इससे पहले चलता हूं बड़ी खबर। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली में कल एनडीए की बैठक बुलाई गई है। जीतन राम मांझी से अमित शाह जी ने फोन पर बात की। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था जोड़ तोड़ की राजनीति अब शुरू हो गई है। 3 बजे का यहाँ पे अलग अलग चरणों में चुनावी नतीजे आते जा रहे हैं, और अब जोड़ तोड़ की राजनीति जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। शरद पवार जी नवीन पटनायक जी से बात कर रहे हैं, नीतीश जी सबके हैं के नारे लग चुके हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। और बड़ी खबर, कल एनडीए की बैठक अमित शाह जी ने बुलाई है, और जीतन राम मांझी से झारखंड में कंटिन्यू बात करने, लगातार फोन पे जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं अब यह समीकरण मायने रखता है। और चलते हैं हमारी टीम, मध्य प्रदेश टीम की तरफ, जहां पर एक तरह से साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफा क्लीन स्वीप है, यह नामो निशान खत्म हो गया मध्य प्रदेश से कांग्रेस का। और चलते हैं पद्मा की तरफ।
मध्य प्रदेश डेस्क पे और समझते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को लेकर आज आम चुनाव 2024 से। लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी की बात करें एक सेकंड मैं रुकना चाहूंगा आपको। पद्मा, माफी चाहता हूं, हमारे साथ अरुण साव जी जुड़ चुके हैं। अरुण साव जी जुड़ चुके हैं, भाजपा के उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एशियन न्यूज पर अरुण साव जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस स्थिति को देखते हुए? कहीं ना कहीं 400 पार के नारे लग रहे थे और अभी की स्थिति 300 पार भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आंकड़ों में, आकलन में 100 सीटों का अंतर, यह बहुत बड़ा अंतर है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है, लगातार 10 साल सरकार चलाना और सरकार 10 साल चलाने के बाद तीसरी बार बहुमत लेकर आना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 10 साल सरकार चले, फिर तीसरी बार जनता का आशीर्वाद मिले, ये बहुत बड़ी बात है। स्पष्ट अभी रुझान थे कि नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहां तक आंकड़ों की बात है, आंकड़े अभी और बीजेपी और एनडीए की आंकड़े थोड़े और बढ़ेंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। विपक्ष ने सारे हथकंडे अपनाए, षड्यंत्र किया, डर दिखाया। एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस वक्त, एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको और आपकी समस्त भाजपा की टीम को बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ में आपने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। आपकी समस्त टीम पूरे उड़ीसा को घेर रखी थी। उड़ीसा में भी भाजपा का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में फेल हो गई? क्या भाजपा उत्तर प्रदेश में ध्यान नहीं दे पाई? और क्या साउथ इंडिया और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आप लोगों का जोर था, बड़े नेता जिस तरह से जोर दे रहे थे, क्या वह कारनामा नहीं दिखा पाए? साहू जी प्लीज। अभी इस तरह से कोई बात कहना जल्दबाजी होगी। अभी 8-10 राउंड की गिनती बची है। आंकड़ों में परिवर्तन होने की उम्मीद कर रहे हैं। अंतिम परिणाम आने के बाद ही इस पर कुछ कहना ठीक होगा। पर एक बात स्पष्ट है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये पूरी तरह से स्पष्ट है। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनना। अरुण साहू जी, एक बड़ा सवाल, नेहरू जी के कार्यकाल के बाद यह पहला ऐसा समय होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल कर रहा होगा या पूर्ण करेगा। अगर मोदी जी आप लोगों की तरफ से सत्ता संभालते हैं तो यह तीसरी बार ऐसे प्रधानमंत्री होंगे अरुण साहू जी, जो कि नेहरू जी के बाद सत्ता संभालेंगे। क्या आप इस समीकरण को कैसे देखते हैं? नेहरू जी का कार्यकाल और मोदी जी का कार्यकाल कैसे कंपैरिजन करेंगे इसको आप? देखिए, इसकी तो कोई तुलना हो नहीं सकती है कि जो काम 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, कि 4 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देकर उनके सपनों को साकार करने का काम किया। 12 करोड़ परिवारों में शौचालय घर बनवाकर, इज्जत घर बनाकर माताओं बहनों को सम्मान से जीने का हक दिया। जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन अनाज देने का काम सरकार कर रही है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लाखों परिवार उठा रहे हैं। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये तो नेहरू जी के कार्यकाल की से तुलना बिल्कुल भी उचित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तो दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार किया है। देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित किया है, मजबूत किया है। दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की जो उपलब्धियां हैं, उसकी तुलना कहीं नहीं हो सकती है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था
उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाकर दिखाया है। आने वाले समय में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। तो निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि है, ऐतिहासिक जीत है, बड़ी जीत है। राव जी, एक आखिरी सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल आपसे करना चाहूंगा। निश्चित ही आप जो दावे कर रहे हैं वह दावे आंकड़ों में इस बार अभी तक के रुझानों में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बधाई देता हूं, समस्त भाजपा गठबंधन को बधाई देता हूं कि वह बहुमत के पार है अभी तक के रुझानों में। एक बड़ा सवाल, भाजपा छत्तीसगढ़ ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, आप संगठन में बहुत बड़े पद पर रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री हैं। क्या छत्तीसगढ़ अगर यह 10-1 का आंकड़ा या 11-0 का आंकड़ा प्रदर्शित करती है रात को जो भी रुझान आता है, तो क्या छत्तीसगढ़ से कोई बड़ा चेहरा या कोई नाम केंद्रीय मंत्री के रूप में सेंटर में शामिल होगा? कोई इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, उनका मामला है, वो किसे मंत्री बनाएंगे, क्या करेंगे, किसे क्या जवाबदारी देंगे। पर ये बात है कि छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बधाई दूंगा, छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद दूंगा जो इन्होंने इतना बड़ा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और आपको, आप चूंकि संसद में भी रहे हैं, यहाँ से 2 बड़े नाम ब्रिजमोहन अग्रवाल जी और कहीं ना कहीं बघेल साहब, आप थोड़ा सा इस पर जोर डालिए कि विजय बघेल जी और जो कि अभी जो हमारा चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कहीं ना कहीं समिति के अध्यक्ष भी थे, तो वो और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जिन्होंने मंत्री का पद छोड़ा है और सांसद का चुनाव लड़ने, तो दोनों में कोई अटकलें, कोई नाम जो कि केंद्रीय मंत्री के रूप में शामिल होंगे सेंटर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सक्षम और योग्य लोग हैं और जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी बखूबी निभाने की क्षमता है। पर वास्तव में मंत्रिमंडल में कौन शामिल होंगे नरेंद्र मोदी जी के साथ, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, ये उच्च स्तर की बात है, वो वहां तय होगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। हम 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ थे फोन पर श्री अरुण साहू जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। बहुत बहुत बधाई सर आपको, आपकी पूरी समस्त टीम को। उड़ीसा में, जी हां, आपसे अभी 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी अरुण साहू जी। उड़ीसा में आप विधानसभा में भी अपनी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपके और आपकी समस्त टीम को। धन्यवाद। और अब रुख करते हैं हम हमारे पैनल की तरफ और सवाल करते हैं राजेश लाहौटी जी से, जहां पर हम रुके थे। राजेश लाहौटी जी, आपसे सवाल कि इस 2024 के रिजल्ट और रुझानों के पहले, अभी 3 दिन पहले 3 बड़े बड़े नेता, सपा के अखिलेश यादव जी ने, पूर्णिया के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने, और एक बहुत बड़े नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कहीं ना कहीं धमकी दिया पूरे इलेक्शन कमीशन को और समस्त लोगों को। कहीं ना कहीं बात डीएम तक भी आई कि 150 डीएम लोगों को फोन पे गृह मंत्रालय ने धमकी दिया है। बहुत बड़ा मुद्दा बना, जिसमें इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन राजीव कुमार जी ने कहा कि आप सबूत पेश करें। आप इस पर जोर डालें कि अगर मान लीजिए, क्या अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, कि इस पर एक नजर आपकी चाहिए कि क्या अब कांग्रेस संतुष्ट होगी? क्या अब कांग्रेस यह कहेगी कि यह हैक नहीं हुआ है अपना, और सारी चीजें, सारी चुनाव व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे से किया है? देखिए जी, ऐसा है कि चुनाव से पहले और मतगणना से पहले बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप अक्सर लगते हैं और खासकर सत्ता पक्ष पे या चुनाव आयोग पे लगातार लगते हैं। देश को भड़काने वाले बयान थे। हाँ, बिल्कुल सही है, देश को जो भी है टारगेट करके किए गए बयान थे। लेकिन इस तरह के बयान स्वाभाविक है कि ये आज से नहीं, हम पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं इस तरह के बयान, कि चुनाव से पहले और मतगणना से पहले इस तरह के बयान आम है। लेकिन जब वही पार्टी जो कि इस तरह के टारगेटेड बयान देती है और जब सत्ता में आती है तो टोन एकदम बदल जाता है, उसकी स्थितियां बदल जाती है, और खासकर जब वो सत्ता में आने के बाद अपने एजेंडे से अलग दिखाई देने लगती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ एक चुनावी नूरा कुश्ती से ज्यादा और कुछ नहीं होती है। बयानबाजी का दौर लगातार चलता रहता है, जिसका कहीं कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। चुनाव परिणाम आने के बाद रोकूंगा राजेश जी,
क्षमा चाहूंगा, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था आप सभी से। फैजाबाद सीट जहां पे वापस से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल रहा है, बहुत जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है यहाँ पर फैजाबाद सीट में। अभी सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे थे और वापस भाजपा के प्रत्याशी 15,000 वोटों से ज्यादा, मतों से ज्यादा आगे चल रहे हैं। यह सीट कहीं न कहीं भाजपा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा छोड़िए, यह उनके अस्तित्व का सवाल की बात है, कहीं ना कहीं उनके प्रतिष्ठा का सवाल है। यह सीट भाजपा को किसी भी सूरत में जीतना ही चाहिए। फैजाबाद से अभी आपको मैं अपडेट कर दूं, फैजाबाद से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जो कि 8,700 वोट से पीछे थे, आगे चल रहे हैं। वापस से मैं आना चाहूंगा राजेश लाहौटी जी आपकी तरफ। राजेश लाहौटी जी आपकी तरफ आना चाहूंगा और कृपया बताएं कि जो आप कह रहे थे कि यह कहीं ना कहीं देश में भड़काऊ भाषण, यह रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, कब रुकेगी? कब इतने मैच्योर नेता यह समझेंगे कि इस तरह के बयानबाजी देश के लिए नुकसानदायक है? देखिए, जो मैंने अभी बताया है कि चुनावी बयानबाजी, चुनाव से पहले, मतगणना से पहले ये बयानबाजी, ये हिंदुरा कुश्ती जो चल रही है, लगातार चल रही है, कई दशकों से चल रही है। इस पर जो आपने एक सबसे बड़ा सवाल किया है कि क्या इस पर लगाम लगनी चाहिए, मेरा मानना है कि बिल्कुल लगना चाहिए और इस पर चुनाव आयोग को एक बिल्कुल ऐसे कड़े मापदंड बनाने चाहिए कि इस तरह की ना तो बयानबाजी हो और ना ही इस तरह की कोई ऐसी स्थितियां पैदा हो जिससे देश कहीं ना कहीं संकट में हो, या हम ये कहें कि देश की इज्जत पर या उसकी आन बान शान पर कोई सवालिया निशान उठे, या हम ये भी कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या कोई ऐसे दिग्गज नेता जिनका कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रभाव हो, उन पे उंगली उठ रही, तो इस तरह के बयानों पर प्रतिबंध तो लगना ही चाहिए और कड़े कानून भी बनना चाहिए। और इसके लिए खुद चुनाव आयोग को ही आगे आना होगा, ना कि किसी और को। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आगे रुख करते हैं मध्य प्रदेश डेस्क की तरफ। उसके पहले पद्मा मध्य प्रदेश से ही मैं सवाल करना चाहूंगा सुभाष मिश्रा जी से। सुभाष मिश्रा जी, इस पर प्रकाश डालें। छिंदवाड़ा सीट कहीं ना कहीं नाक का सवाल कांग्रेस के लिए, और वह आज नाक कट गई है। कमलनाथ जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। कमलनाथ जी ने यह स्वीकार किया कि उनके बेटे चुनाव हार चुके हैं। प्रकाश डालिए, बहुत बड़ी खबर है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसने कमलनाथ को पहले ही हाशिए पे डाल दिया था, जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना के। और जब चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच जो नोकझोंक हो रही थी, जिसमें कपड़े फाड़ने की बात थी, तो ये बात लोगों को मालूम है। और इस चुनाव में कमलनाथ जो थे वो अलग थलग पड़े, और जब छिंदवाड़ा चुनाव पहले राउंड में हो गया, उसके बाद कमलनाथ किसी चुनाव में नहीं दिखे, केवल बैतूल में वो दिखाई दिए। तो ये सवाल उठा कि कमलनाथ ने चुनाव प्रचार से अपने को दूर कर लिया। हैं कि कमलनाथ जी ने पहले ही सरेंडर कर दिया था। कमलनाथ ये जान गए थे कि अब मैं हाशिए पे हूं। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एशियन न्यूज की टीम जो है मध्य प्रदेश में कॉन्क्लेव करने गई, तो हमने विदिशा में कॉन्क्लेव किया। हमने जो है जहां राजगढ़, जहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और रोडमल जो नागर है उनका हमने अपने कॉन्क्लेव में इंटरव्यू किया। तो वहां पर भी इस तरह की बातचीत हो रही थी कि दिग्विजय सिंह लंबे समय से यहां से गायब रहे हैं, अब वो चुनाव में आ रहे हैं, तो राजा साहब को अब पता चलेगा कि जनता क्या करती है। तो आज जो बीजेपी वहां पर दिख रही है जिस तरह से, अभी 29 में से 2 सीटों में कहीं टक्कर है बराबरी की। 27 सीटें जो हैं वो, उसमें इंदौर की एक सीट तो वाकोवर समझ लीजिए, क्योंकि वहां कांग्रेस का कैंडिडेट विड्रा कर चुका था। खजुराहो में भी ये हुआ कि उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो केवल 27 सीटें थी। 27 में अभी 2 सीटों में फाइट है, बाकी 25 में जो है बीजेपी जीत रही है। तो बहुत बड़ी चीज आपने कह दी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिफॉर्म करना होगा मध्य प्रदेश में, अगर उसको वापस अस्तित्व में आना है तो, नहीं तो कांग्रेस समाप्त है। कांग्रेस को वापस से रिफॉर्म करना होगा, पूरे स्ट्रक्चर को वापस से बदलना होगा और पुनः अपने आप को स्थापित करना होगा। मध्य प्रदेश देश की तरफ चलूंगा, हमारे साथ जुड़े हुई हैं पद्मा, और उसके बाद मैं आपको सीधे हमारे दर्शकों को, एशियन न्यूज के दर्शकों को मैं ले चलूंगा उत्तर प्रदेश। वहां से हमारे संवाददाता मनदीप हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं पहले मध्य प्रदेश डेस्क पे चलूंगा। डेस्क पर हम लोग मध्य प्रदेश की कुछ खबरें लेकर फिर हम सीधे चलेंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ। उत्तर प्रदेश से समझेंगे कि आखिर क्यों डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में फेल हो गई। चलते हैं मध्य प्रदेश डेस्क की तरफ। पद्मा।
जी जय बताना चाहूंगी मैं कि लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी मैदान में उतरी तो मिशन क्लीन स्वीप के मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी और वही 29 सीटें जीतने का जो है दावा करते हुए मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ताल ठोकते हुए नजर आई। तो वहीं अगर आप आज की बातें करें तो 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम हॉट सीटों की बात करें तो जैसे कि छिंदवाड़ा की बात आप कर रहे थे, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा को, वहीं पर जो युवा चेहरा है विवेक साहू बंटी तो वो बढ़ोतरी करते हुए नजर आ रहे हैं। 85,307 वोटों से आगे चल रहे हैं विवेक साहू। वहीं होशंगाबाद की अगर बात करें तो दर्शन सिंह चौधरी 3,75,925 वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर विदिशा की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर बीजेपी ने जो है अपने कामकाज का जो है भरोसा जताया है और शिवराज सिंह चौहान 6,39,124 वोटों से आगे चल रहे हैं। जय बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा आपके अपडेट के लिए। और अब चलते हैं अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ और सीधे जुड़ते हैं लखनऊ में हमारे संवाददाता मनदीप से। मनदीप, आप इस वक्त की आप अभी लखनऊ में उपस्थित हैं, राजनाथ सिंह जी का सीट है, आप वहां पे कहीं ना कहीं रुझानों में दिख रहा है कि राजनाथ सिंह जीत रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश में यह बुरी स्थिति भाजपा की जो हुई है उस पर आप प्रकाश डालें, ऐसा क्यों हुआ? साथ में फैजाबाद की सीट, अयोध्या जहां का क्षेत्र है, फैजाबाद में सपा प्रत्याशी अभी फिर आगे चल रहे हैं। फैजाबाद में सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यह कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का सवाल है। मनदीप, जो इस पर प्रकाश डालें, उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति आखिर क्यों हुई? डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में क्यों फेल हुई? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि कहीं ना कहीं जो फैक्टर था राम मंदिर वाला उसको लोगों ने नकारा है। यानी कि साफ बात यह है कि राम मंदिर के नाम पे जो वोट मांगे जा रहे थे उसको लेके जो जनता है, जो जनता का जो जनादेश है, उन्होंने उसको साफ तौर से नकारा है। और रही बात जब 400 पार की बात हो रही थी तो कहीं ना कहीं एनडीए 301 या 305 केंद्र समेत तो नजर आ रहा था, लेकिन अब जो रुझान आने लगे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इस कटघरे में खड़ी होगी बाद में कि ये 400 पार का जो नारा था वो अब 300 पार होने में भी बहुत मुश्किल होने लगी है। और रही बात राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह एक वीआईपी सीट मान ली थी, लखनऊ की सीट थी, तो वो एक वीआईपी सीट थी, तो यानी कहीं वो 5 लाख का जो नारा था वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें मोहनलागंज सीट की तो वहां से इस बार हैट्रिक लगाने को तैयार थे कौशल किशोर, लेकिन उसको लेके जो सपा के प्रत्याशी थे, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे आर के चौधरी, उनको अच्छी मार्जिन से उनको जीतते नजर आ रहे हैं और लगभग 55 से 56,000 की वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और रही बात अगर अयोध्या सीट की तो साफ तौर से वो बात ये है कि कहीं ना कहीं जो सपा प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं और जनता ने जो इस बार जो राम मंदिर की जो इमोशन उन्होंने किया था भारतीय जनता पार्टी ने उसको साफ तौर से नकार रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने मनदीप से। आपने सुना कि क्यों जनता उत्तर प्रदेश में भाजपा को नकार रही है। अब हम जुड़ते हैं मध्य प्रदेश में, चलते हैं राकेश शर्मा जी के पास, जिन्होंने डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को 1-to-1 किया है एक्सक्लूसिव, सिर्फ एशियन न्यूज पर। सबसे सटीक विश्लेषण एशियन न्यूज पर, सबसे सटीक एग्जिट पोल एशियन न्यूज का। एशियन न्यूज के एग्जिट पोल 299 के आसपास ही कहीं ना कहीं आंकड़ा बैठता हुआ। और सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल की तरफ, जहां पे वहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर। 1-to-1 किया है, सॉरी माफ कीजिएगा, 1-to-1 एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है मिस्टर राकेश ने। मिस्टर राकेश, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। सर, 29 लोकसभा सीटों पर जो है बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। सर, इस बात का संतोष है कि हमारे लिए फिर एक बार मोदी सरकार के उस बड़े आह्वान में मध्य प्रदेश ने 29 की 29 लोकसभा सीट जीत करके हमारी सरकार का भी विश्वास जनता के बीच में है, ये ध्यान दिलाया और संगठन की ताकत भी है। छिंदवाड़ा को लेकर सर क्या कहेंगे? सर, क्योंकि छिंदवाड़ा के लिए अब मुझे थोड़ी कहना, छिंदवाड़ा के लिए कांग्रेस से पूछो। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का साफ तौर पे कहना है कि जो जनता ने जो क्लीन स्वीप दिया है 29 सीटों पे, उसमें जनता का आशीर्वाद है। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट इमरान के साथ राकेश शर्मा, एशियन न्यूज। जी हाँ राकेश जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका।
और किस तरह से खुशी जाहिर करते हुए निश्चित ही कद बहुत बढ़ा है डॉक्टर मोहन यादव का भाजपा संगठन में। मुख्यमंत्री के तौर पे पहली बार मुख्यमंत्री चुने गए, बहुत ही चौंकाने वाला नाम था विधानसभा चुनाव के बाद, और उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। जैसा कि सुभाष जी ने अभी आपको बताया कि वहां 27 सीटों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा था, एक सीट वॉक ओवर था और एक सीट पे कहीं ना कहीं नामांकन रद्द हो गया था। तो 27 सीटों पे जो प्रदर्शन डॉक्टर मोहन यादव ने किया बहुत ही शानदार रहा मध्य प्रदेश में, यह काबिले तारीफ है। और उसका इनाम मोदी सरकार किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को देती है, यह देखने वाला विषय होगा आगे के समय पे। लेकिन निश्चित ही यह 29 सीट में 27 सीट मायने रखते हैं। अगर यह 27 सीट किसी न किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के हालात में बदलते तो यह भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक विषय हो जाता, और भाजपा आज की स्थिति में शायद कहीं ना कहीं सरकार बनाने की स्थिति में खड़ी नहीं होती। तो यह 29 में से 27 सीट बहुत मायने रखता है। अब रुक करते हैं, आपको एक अपडेट कर दूं और उसके बाद थोड़ा सा हम 2 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद पुनः एशियन न्यूज पर अपने दर्शकों के साथ जुड़ेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे हर पल का सबसे सटीक विश्लेषण, सबसे सटीक बातें, 2024 के चुनाव से जुड़ी सारी समस्त बातें सीधे ग्राउंड से, क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है, किसकी सरकार बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है, कैसे उठापटक की राजनीति चल रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति अब आगे किस रूप में मोड़ लेगी, यह सब विषयों पर आगे हमारे पैनल में हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी, हमारे ग्रुप समूह संपादक राजेश लाहौटी जी, चेयरमैन सिंघानिया बिल्डकॉन के सुबोध सिंघानिया जी, हम अपने पैनल से और साथ में डेस्क के सबसे डिस्कशन के लिए वापस जुड़ेंगे। तब तक रुकते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे, राजनीति, क्राइम, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी खबरें, दिन भर की खबरों का पूरा डोज। देखिए न्यूज राउंडअप सिर्फ एशियन न्यूज पर। आज क्या होगा खास? क्या है दिन की बड़ी खबरें? कौन सी खबरें बनेंगे मुद्दा? किन खबरों पर सियासी उठापटक होगी तेज? दिन भर चर्चा में रहने वाली खबरों से रहेंगे अपडेट। देखिए मॉर्निंग न्यूज सिर्फ एशियन न्यूज पर। भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे रखें खुद का ख्याल? सेहत से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। गंभीर बीमारियों से कैसे करें बचाव? जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय। देखिए हेल्थ इज वेल्थ दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। सरपट दौड़ती इस जिंदगी में हर खबर से रखेंगे आपको अपडेट। कम समय में आप तक पहुंचाएंगे हर बड़ी खबर। अब आपसे नहीं छूटेगी एक भी खबर। फटाफट अंदाज में देखिए एशियन एक्सप्रेस हर रोज दोपहर 1:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे, राजनीति, क्राइम, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी खबरें, दिन भर की खबरों का पूरा डोज। देखिए न्यूज राउंडअप सिर्फ एशियन न्यूज पर। भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे रखें खुद का ख्याल? सेहत से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। गंभीर बीमारियों से कैसे करें बचाव? जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय। देखिए हेल्थ इज वेल्थ
दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे, राजनीति, क्राइम, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी खबरें, दिन भर की खबरों का पूरा डोज। देखिए न्यूज राउंडअप सिर्फ एशियन न्यूज पर। सरपट दौड़ती इस जिंदगी में हर खबर से रखेंगे आपको अपडेट। कम समय में आप तक पहुंचाएंगे हर बड़ी खबर। अब आपसे नहीं छूटेगी एक भी खबर। फटाफट अंदाज में देखिए एशियन एक्सप्रेस हर रोज दोपहर 1:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे रखें खुद का ख्याल, सेहत से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। गंभीर बीमारियों से कैसे करें बचाव, जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय। देखिए हेल्थ इज वेल्थ दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। आज क्या होगा खास, क्या है दिन की बड़ी खबरें, कौन सी खबरें बनेंगे मुद्दा, किन खबरों पर सियासी उठापटक होगी तेज। दिन भर चर्चा में रहने वाली खबरों से रहेंगे अपडेट। देखिए मॉर्निंग न्यूज सिर्फ एशियन न्यूज पर। भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे रखें खुद का ख्याल, सेहत से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। गंभीर बीमारियों से कैसे करें बचाव, जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय। देखिए हेल्थ इज वेल्थ दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें वो जिनका सरोकार आपसे, राजनीति, क्राइम, व्यापार और खेल